आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.7 के दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज है 6.7। क्वेश्चन नंबर 7 है पॉइंट्स मालूम करने हैं। इस कर्व के ऊपर कौन से पॉइंट्स मालूम करने हैं जहाँ पर इसका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल टेंजेंट है। इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहाँ पर इसका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं। मेथड सीखने से पहले हम ये काम सॉफ्टवेयर की मदद से ग्राफ स्केच करके और उसके ऊपर टेंजेंट स्केच करके देखते हैं कि आखिर कितने पॉइंट्स ऐसे हैं इस कर्व के ऊपर जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल और जहाँ पर टेंजेंट वर्टिकल यानी वाई एक्सिस के पैरेलल है। गो के ग्राफिकली देखना हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। कोर्स में हमने जो है सिर्फ उसकी कैलकुलेशंस करनी है और वो पॉइंट्स मालूम कर लेने हैं, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कर्व को स्केच करके कि आखिर कौन से पॉइंट्स हैं कर्व के ऊपर जहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं। तो हम देखते हैं ज़रा कर्व का स्केच। कर्व है हमारे पास r = 1 + cos थीटा। ये पोलर कर्व है। जब हम इस पोलर कर्व को स्केच करते हैं तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करते जाते हैं r की डिफरेंट वैल्यूज़ को लोकेट करके हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें मालूम है कि ये कॉर्डॉइड बना करती है। इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंजेंट्स बनाते हैं और देखते हैं कि वो टेंजेंट किन पोजीशंस पर, किन पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल है और किन पॉइंट्स पर वाई एक्सिस के पैरेलल यानी वर्टिकल है। तो हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। तो ये टेंजेंट बना है इसके पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हम इस टेंजेंट को डिफरेंट पॉइंट्स पर बनाते हैं। ये डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंजेंट बनता जा रहा है। आप देखते जा रहे हैं कहीं ये हॉरिजॉन्टल है और कहीं ये वर्टिकल है। ये इस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो वर्टिकल है। यहाँ कहीं टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ टेंजेंट वर्टिकल है, यहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यहाँ फिर वर्टिकल होगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल होगा और यहाँ वर्टिकल। इस कर्व के ऊपर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, ये और ये, जहाँ पर टेंजेंट वर्टिकल हैं और 3 पॉइंट्स यहाँ, यहाँ और यहाँ ऐसे हैं जहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। हमने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए देख लिया है। अब इसको कैलकुलेशंस करके चेक करते हैं। आपने ग्राफिकली देखा कि कर्व के ऊपर 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है और 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे टेंजेंट वर्टिकल है। इन पॉइंट्स को अब कैलकुलेशंस की मदद से फाइंड आउट करते हैं। ज़रा याद कर लेते हैं, अगर हमें किसी कर्व के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट्स मालूम करने हों तो कैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में हमने क्वेश्चंस किए थे कार्टेशियन कर्व के लिए, लेकिन यहाँ पे इस वक्त हमारे पास जो कर्व है वो पोलर कर्व है। कार्टेशियन कर्व के लिए याद रहे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के लिए dy/dx जो है वो = 0 हुआ करता है और वर्टिकल टेंजेंट्स के लिए जो dy/dx है वो अनडिफाइंड +∞ या -∞ हुआ करता है। ये बात हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए जो dy/dx है, जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो 0 होगी और वर्टिकल टेंजेंट के लिए जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो अनडिफाइंड ∞ या -∞ को अप्रोच करेगी। अब पोलर कर्व्स के लिए कैसे करेंगे यही काम देखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है r = f∠θ कोई पोलर कर्व है, ये हमारे पास x एक्सिस हैं, y एक्सिस हैं, ये r = f∠θ कर्व है। हमने इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट r और थीटा लिया। ये पॉइंट r और थीटा हमने लिया। इस पॉइंट के ऊपर हमने ड्रा की टेंजेंट लाइन और इस टेंजेंट लाइन का x एक्सिस के साथ जो एंगल है, इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल है वो हमने सपोज कर लिया कि अल्फा है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि साई जो है वो एंगल है बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट वेक्टर एट P। पॉइंट P के ऊपर ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर मौजूद है, ये पॉइंट P के ऊपर रेडियस वेक्टर मौजूद है। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर में जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम हमने रखा है साई। रेडियस वेक्टर का जो पोल के ऊपर इनिशियल लाइन के साथ एंगल है
वो थीटा है, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा है। ये जो थीटा है, ये जो अल्फ़ा है और ये जो साई है, इन तीनों में हमने रिलेशंस पढ़ी हुई हैं। क्या रिलेशन हमने पढ़ी हुई है? हमने पढ़ा हुआ है कि अल्फ़ा इक्वल हुआ करता है साई प्लस थीटा के, और साई कैलकुलेट करने का फार्मूला भी पढ़ा हुआ है हमने। टेंजेंट साई इक्वल हुआ करता है आर डी थीटा बाय डी आर के। तो अल्फ़ा इक्वल है साई प्लस थीटा के, जहाँ पे अल्फ़ा इस टेंजेंट लाइन का एंगल विद इनिशियल लाइन है, और अल्फ़ा मालूम किया जा सकता है साई प्लस थीटा से, पहले साई कैलकुलेट करके कि टेंजेंट साई इक्वल है आर डी थीटा बाय डी आर के। और इसी अल्फ़ा से हमें पता चलेगा कि टेंजेंट कब हॉरिजॉन्टल हैं और टेंजेंट कब वर्टिकल हैं। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कब होंगे? क्या ख्याल है, अल्फ़ा कितना होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के बारे में आपको अंदाज़ा है, अगर ये कर्व के ऊपर यहाँ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है तो इस टेंजेंट का इनिशियल लाइन के साथ एंगल अल्फ़ा कितना है? 0 है। तो अगर अल्फ़ा 0 हो तो उस पॉइंट पे जहाँ पे अल्फ़ा 0 निकल रहा है, जो टेंजेंट बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। उस पॉइंट पे जहाँ अल्फ़ा पाई हो, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसका इनिशियल लाइन के साथ एंगल 0 कहें या पाई कहें या 2 पाई कहें या 3 पाई कहें या 4 पाई कहें, एक ही बात है। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, जिन पॉइंट्स के लिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एक्सेट्रा हो, कर्व के उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। और वर्टिकल कब बनेगा? टेंजेंट जी कब होगा वर्टिकल? जब टेंजेंट लाइन ऐसी होगी और ये वाला एंगल अल्फ़ा कितना होगा? पाई बाई 2 होगा। और इसी एंगल पाई बाई 2 को हम 3 पाई बाई 2 भी कह सकते हैं, इसी एंगल को हम 5 पाई बाई 2 भी कह सकते हैं। तो टेंजेंट हमारे पास वर्टिकल होगा अगर अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 हो, 7 पाई बाई 2 हो एक्सेट्रा। ये तो हमने मालूम कर लिया कि आखिर किस तरीके से हम मालूम करेंगे पोलर कर्व के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट। सबसे पहले हम उसके लिए टेंजेंट साई की मदद से साई कैलकुलेट करेंगे। टेंजेंट लाइन का एंगल विद इनिशियल लाइन अल्फ़ा जो है वो साई प्लस थीटा के इक्वल होता है। अल्फ़ा को 0 पाई, 2 पाई वगैरह लेकर हम जो थीटा मालूम करेंगे वो कर्व के वो पॉइंट्स का थीटा होगा जहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, और उन थीटास को इसमें पुट करके आर मालूम कर लेंगे। तो पोलर कर्व्स के पॉइंट्स आर और थीटा वो वाले आ जाएंगे जहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। और वर्टिकल टेंजेंट्स के लिए ये जो अल्फ़ा कैलकुलेट किया है, इसमें अल्फ़ा को पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 वगैरह लिखेंगे और थीटा मालूम करेंगे, और वो जो थीटाज निकलेंगे वो उन पॉइंट्स के थीटाज होंगे जहाँ पर टेंजेंट वर्टिकल है, और वो थीटा यहाँ पुट करके हम आर निकाल लेंगे। तो हमारे पास पॉइंट आर और थीटा वो वाले पॉइंट्स आ जाएंगे जिनके ऊपर टेंजेंट वर्टिकल है। ये सारी कैलकुलेशंस अब हम करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो कर्व है उसकी इक्वेशन है r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। हमें मालूम करना है सबसे पहले टेंजेंट साई, जिसके लिए हमें ज़रूरत है आर डी थीटा बाई डी आर की। और पहले भी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि टेंजेंट साई कैलकुलेट करना हो जो आर डी थीटा बाई डी आर के इक्वल है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव ना लें बल्कि पहले लॉग लेकर डेरिवेटिव ले लें, तो आर डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाया करती है। तो ऐसा करते हैं कि डेरिवेटिव लेने से पहले दोनों साइड्स पर लॉग ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट साइड पे लॉग आर का डेरिवेटिव 1 ओवर आर और फिर आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी थीटा। राइट साइड पे लॉग 1 प्लस कॉस थीटा का 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, और अब 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। हमें मालूम करना है आर डी थीटा बाई डी आर जो टेंजेंट साई के इक्वल होगा। हमारे पास आया है 1 ओवर आर डी आर बाई डी थीटा। ऐसा करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पे आर डी थीटा बाई डी आर बन गया, राइट साइड पे रेसिप्रोकल लिया। एक तो ये माइनस हम शुरू में लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर आ गया और साइन थीटा नीचे आ गया। यही हमारे पास आर डी थीटा बाई डी आर यानी टेंजेंट साई की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास टेंजेंट साई की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को राइट साइड पे भी मैं कोशिश करता हूँ टेंजेंट की शक्ल में तब्दील कर लूँ ताकि मेरे पास साई आ जाए जिसमें टेंजेंट इन्वर्स इन्वॉल्व ना हो। और ऐसा कैसे किया जाए? जी सोचें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा करते हैं,
हाफ एंगल फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल हुआ करता है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 2 के। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। और साइन थीटा को क्या करें, हमें मालूम है कि साइन 2 थीटा इक्वल हुआ करता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। इस रेफरेंस में आप सोच सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होगा। तो हम चेंज कर रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 में, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 में। ऐसा करने के बाद एक 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कॉस थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2 बचा, जो किसके इक्वल है, कोटेनियन थीटा बाय 2 के। यानी हमारे पास टेंजेंट साइड इक्वल आ गया माइनस कोटेनियन थीटा बाय 2 के। मेरी कोशिश थी राइट साइड पे टेंजेंट बन जाए, लेकिन ये टेंजेंट नहीं माइनस कोटेनियन बन गया। क्या इस कोटेनियन को टेंजेंट में बदला जा सकता है? बिल्कुल, आपको फार्मूला ही याद होंगे कि पाई बाई 2 प्लस माइनस करने से एंगल में टेंजेंट कोटेनियन में और कोटेनियन टेंजेंट में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे पाई बाई 2 में से इस एंगल को प्लस या माइनस करते हैं। अगर मैं पाई बाई 2 में से माइनस करूँगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा जिसमें पॉजिटिव साइन आया करता है, और पाई बाई 2 में प्लस करूँगा तो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा जिसमें माइनस साइन आया करता है। तो हम ऐसा करते हैं, इस माइनस कोटेनियन थीटा बाय 2 को टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा बाय 2 लिख लेते हैं। दोनों साइडों पर टेंजेंट आ गया, यहाँ से साई की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाय 2 आ गई, साई की वैल्यू आ गई हमारे पास। लेकिन हमें वैल्यू मालूम करनी है अल्फा की, और हमें मालूम है अल्फा किसके इक्वल हुआ करता है, साई प्लस थीटा के। अगर अल्फा एंगल ऑफ टेंजेंट विद इनिशियल लाइन हो तो हमें मालूम है कि अल्फा इक्वल हुआ करता है साई प्लस थीटा के। इसमें ये जो साई मालूम कर चुके हैं ये इस अल्फा में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब हम इस अल्फा में ये साई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो अल्फा है वो बन जाएगा साई की जगह पाई बाई 2 प्लस थीटा बाय 2, ये इतनी वैल्यू, और फिर ये वाला प्लस का थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थीटा बाय 2 और थीटा को ऐड कर लें तो 3 थीटा बाय 2 बन जाएगा। अल्फा हमने मालूम कर लिया, और इस अल्फा की मदद से अब हमने डिसाइड करना है कि कर्व के किस किस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है और किस किस पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट है। पहले हम बात करने लगे हैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स की। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के लिए हमने देखा था कि अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, अल्फा की वैल्यू 0 हो सकती है, अल्फा की वैल्यू पाई हो सकती है, अल्फा की वैल्यू 2 पाई हो सकती है, इन्फिनिट अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं और अल्फा पुट करके थीटा निकालते हैं, और उस थीटा को 1 में पुट करके r मालूम करते हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स r और थीटा निकल आएंगे, वो वाले पॉइंट्स जिनके ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा। हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं अल्फा की जगह 0। यहाँ पे अल्फा की जगह 0 लिखेंगे तो 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2। हमें थीटा मालूम करना है, उसके लिए पाई बाई 2 को लेफ्ट पर ले आए, माइनस का हो गया, उसके बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 निकल आई। थीटा की वैल्यू 1 हमने मालूम कर ली। आर मालूम करना है लेकिन आर बाद में मालूम करेंगे, पहले मजीद थीटास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी में अल्फा की जगह पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम इसमें अल्फा की जगह पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2, ये पाई बाई 2 लेफ्ट पर आकर माइनस हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 2 और 3 थीटा बाई 2, पाई में से पाई बाई 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 3 आ गई। ये भी उस पॉइंट का थीटा है जहाँ पर जब टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बनेगी। और थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं हम 2 पाई। जब हम 1 में अल्फा की जगह 2 पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2। पाई बाई 2 को लेफ्ट पर ले आए, माइनस का हो जाएगा, राइट साइड पे 3 थीटा बाई 2 रह गया। इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2, और 2 दोनों साइडों पर कैंसिल, बल्कि 3 भी कैंसिल, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पाई आ गई।
अब अगर हम अल्फ़ा की मज़ीद वैल्यू 3 पाई पुट करेंगे, 4 पाई पुट करेंगे, तो हमारे पास यही थीटा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद थीटाज मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ये उन पॉइंट्स के थीटाज हैं जिन पॉइंट्स पे टेंजेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल बन रहा है। और हमें मालूम करना है पॉइंट, यानी हमें आर और थीटा मालूम करना है। ये जो थीटा की वैल्यूज़ आ गई हैं ये 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हम 1 में थीटा की जगह -π/3 लिखने लगे हैं, तो r = 1 + cos -π/3। cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के, तो ये माइनस गायब हो जाएगा, cos π/3 रह जाएगा। और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? ये cos 60 1/2, तो हमारे पास r आ जाएगा 1 + 1/2। 1 में 1/2 को ऐड कर लें, आप कैलकुलेटर की मदद से भी ऐड कर सकते हैं, आप एलसीएम लेकर भी ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास r की वैल्यू 3/2 आ गई। हमारे पास पॉइंट का एंगल भी आ गया, पॉइंट का r भी आ गया, और पोलर पॉइंट्स लिखा करते हैं r और थीटा की फॉर्म में। पॉइंट लिख लेते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। अभी बाकी पॉइंट्स के लिए भी r कैलकुलेट कर लेते हैं, और थीटा की जगह π/3 सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। r = 1 cos π/3, cos π/3 की वैल्यू हम देख चुके हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू एक दफ़ा फिर 3/2 आ गई। और तीसरा पॉइंट थीटा = पाई सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। थीटा को जब हम पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r = 1 + cos π। cos π कितना होता है? cos π -1 होता है, तो 1 -1 आ गया, 1 - 1 0, यानी r 0 आ गया। एक पॉइंट हमारे पास बन गया जिसका r 3/2 और थीटा -π/3 है। दूसरा पॉइंट हमारे पास बन गया जिसका r 3/2 और थीटा π/3 है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास बन गया जिसका r 0 और थीटा पाई है। ये कर्व के ऊपर हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं, जिन 3 पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन रहा है। 3/2 -π/3, 3/2 π/3 और 0 पाई, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर टेंजेंट्स जो हैं वो क्या हैं? टेंजेंट्स आर हॉरिजॉन्टल। कर्व के इन 3 पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। क्या बाकी है अभी? जी बिल्कुल, अभी बाकी है वो पॉइंट्स मालूम करना जहाँ पर टेंजेंट वर्टिकल हैं, और वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट वर्टिकल्स हैं हमें याद हैं, उन पॉइंट्स के लिए अल्फ़ा π/2 होना चाहिए, अल्फ़ा 3 π/2 होना चाहिए, अल्फ़ा 5 π/2 होना चाहिए। वैसे तो ये इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कर्व के ऊपर इनमें से कुछ पॉइंट्स के बाद बाकी पॉइंट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। और हमें अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा है हमारे पास π/2 + 3θ/2। इस अल्फ़ा की इक्वेशन में हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं अल्फ़ा की जगह π/2, तो π/2 = π/2 + 3θ/2। इसमें से थीटा मालूम करना है। π/2 दोनों साइडों पर कैंसिल हो जाएगा, या कह लें π/2 लेफ्ट पर आकर माइनस हो जाएगा, वो 0 हो गया। 3θ/2, 3/2 लेफ्ट पर आकर मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 2/3 बनेगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू 0 आ गई। एक थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। अल्फ़ा की जगह अब सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 π/2, अल्फ़ा 3 π/2 2 में सब्स्टिट्यूट किया, तो 3 π/2 = π/2 + 3θ/2। थीटा मालूम करना है। π/2 लेफ्ट पर आकर माइनस का हो गया, 3 π/2 में से π/2 माइनस करेंगे तो 2 π/2 यानी पाई आ जाएगा। पाई = 3θ/2 और थीटा मालूम करना है। 2 और 3 इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, थीटा आ गया हमारे पास 2 π/3। और अल्फ़ा की वैल्यू लेने लगे हैं 5 π/2, अल्फ़ा की वैल्यू 5 π/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 में, तो 5 π/2 = π/2 + 3θ/2। इसमें से पहले ही फ्रैक्शंस ख़त्म कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 π = π + 3θ आ गया। पाई इधर आकर माइनस हो जाएगा, 5 π - π 4 π बन जाएगा, 4 π = 3θ, और 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 4 π/3 आ गई। थीटा हमने मालूम कर लिए। ये उन पॉइंट्स के थीटाज हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर कर्व की जब टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो वो वर्टिकल बनती है। पॉसिबिलिटीज़ इन्फिनिट हैं।
अभी हम इसमें 7π/2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 7π/2 पुट करेंगे तो आप देखेंगे इन्हीं में से दोबारा सेम थीटा निकल आएगा। तो मज़ीद अल्फाज को लेकर थीटाज मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें मालूम करने हैं आर, तो ये जो थीटा की वैल्यूज़ आई हैं इन वैल्यूज़ को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले थीटा की जगह 0 लिखा, r = 1 + cos 0। cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है, तो r = 1 + 1 यानी 2। थीटा की वैल्यू 2π/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, r = 1 + cos 2π/3। cos 2π/3 का आंसर वही होगा जो π/3 का है, प्लस 2π/3 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव हुआ करती है। cos 2π/3 जो है वो वही आंसर जो π/3 पे था यानी 1/2, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से इसका साइन नेगेटिव। आप कैलकुलेटर से भी इसको हल कर सकते हैं। cos 2π/3 की वैल्यू -1/2, तो r 1 - 1/2 यानी r हमारे पास 1/2 आ गया। और आखिरी वैल्यू थीटा की 4π/3 वो 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, r = 1 + cos 4π/3। cos 4π/3 को भी जब आप हल करेंगे तो π/3 वाला ही आंसर आएगा। 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसका आंसर भी नेगेटिव आएगा, तो 1 - 1/2 r की वैल्यू 1/2 आ गई। r और थीटा हमारे पास आ गए हैं, इनको पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे पास जब कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाते हैं तो वो वर्टिकल टेंजेंट बनता है। सबसे पहला पॉइंट r2 थीटा 0, दूसरा पॉइंट r 1/2 थीटा 2π/3, तीसरा पॉइंट r 1/2 और थीटा 4π/3। ये वो 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर कर्व के ऊपर टेंजेंट्स जो हैं वो वर्टिकल हैं, या टेंजेंट्स कह लें y एक्सिस के पैरेलल हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक पोलर कर्व दी हुई थी, r = 1 + cos थीटा। हमने पहले ग्राफिकली सॉफ्टवेयर की मदद से ग्राफ स्केच करके उसके ऊपर देखा कि टेंजेंट लाइंस कहाँ कहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, और फिर उनको हमने बाकायदा कैलकुलेशंस करके फाइंड आउट किया। जो हमने ग्राफिकली देखा है सॉफ्टवेयर की मदद से, वो सिर्फ अपनी दिल की तसल्ली के लिए देखा है कि आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आखिर हम मैथमेटिक्स को कैसे देख सकते हैं बाकायदा होता हुआ। और आज का सेकंड क्वेश्चन जो हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.7 में से क्वेश्चन नंबर 8 है। मालूम करने हैं पॉइंट्स। हमने कर्व के ऊपर, कौन सी कर्व के ऊपर? कर्व हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है, x of t = t² + 4 और y of t = 3t² - 6t + 2। और कौन से पॉइंट्स मालूम करने हैं? वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं। हमने एक्सरसाइज 6.2 में वो पॉइंट्स कर्व पे मालूम किए थे जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हैं। कर्व हमें कार्टेशियन फॉर्म में थी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट्स वाले पॉइंट्स मालूम किए हैं, कर्व पोलर फॉर्म में थी। और इस दफ़ा कर्व जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है। आखिर कौन से पॉइंट्स होंगे जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा? इस्तेमाल करते हैं इस बात का कि कार्टेशियन के लिए हमें मालूम करना आते हैं। कार्टेशियन में हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के लिए dy/dx 0 होगा, और वर्टिकल टेंजेंट्स के लिए dy/dx जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को या -इन्फिनिटी को। लिख लेते हैं हम, इक्वल हो जाएगा लेकिन एक्चुअली अप्रोच करेगा। अब dy/dx पैरामीट्रिक फॉर्म से कैसे निकाला जाता है? आपको याद है कि अगर x हमारे पास फंक्शन ऑफ t हो, y हमारे पास फंक्शन ऑफ t हो, तो dy/dx चेन रूल से हुआ करता है dy/dt/dx/dt। ये फार्मूला हमें मालूम है। अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के लिए अगर हम चाहते हैं कि dy/dx 0 आए, ये dy/dx 0 आए, ये दो फंक्शंस का, दो एक्सप्रेशंस का कोशेंट है। ये 0 आएगा अगर न्यूमरेटर 0 हुआ और डिनोमिनेटर 0 ना हुआ। dy/dt 0 हुआ और dx/dt 0 ना हुआ। dy/dx 0 आएगा अगर dy/dt 0 हुआ और dx/dt 0 ना हुआ। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह 0 आ गया तो फिर हम इसको 0 नहीं कहेंगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, तो बेसिकली वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनके लिए dy/dt 0 हो
और dx बाई dt 0 ना हो। और वर्टिकल टेंजेंट्स के लिए हमें मालूम है dy बाई dx को क्या होना चाहिए, dy बाई dx को प्लस या माइनस इन्फिनिटी। ये dy बाई dx प्लस या माइनस इन्फिनिटी बन सकता है या प्लस और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है अगर नीचे वाला नंबर 0 आए और ऊपर वाला नंबर 0 ना आए। तो वर्टिकल टेंजेंट्स होंगे dy बाई dx अनडिफाइंड होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा इफ़ एंड ओनली इफ नीचे वाला नंबर 0 आए, dx बाई dt 0 आए और dy बाई dt 0 ना आए। तो अगर हमें कर्व के वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ टेंजेंट वर्टिकल है पैरामीट्रिक इक्वेशंस में, तो हमें बेसिकली वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पर dx बाई dt 0 है और dy बाई dt 0 नहीं है। क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे वो पॉइंट्स ढूंढेंगे जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए, वो क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया है। इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए हम वो पॉइंट्स ढूंढते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और हमें जो x और y की इक्वेशंस दी हुई हैं उनके डेरिवेटिव्स मालूम करते हैं। हमें x ऑफ t गिवन है टी स्क्वेयर प्लस 4k, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास dx बाई dt आ गया, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t प्लस 4 का 0, तो dx बाई dt 2t आ गया। और हमें जो गिवन है y 3t स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 2, इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt 3t स्क्वेयर का 6t माइनस 6t का माइनस 6 और प्लस 2 का 0, यानी dy बाई dt 6t माइनस 6 आ गया। अब हम मालूम करना चाहते हैं कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स जहाँ पर टेंजेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए हमने देखा है पैरामीट्रिक इक्वेशंस में dx बाई dt को नॉन ज़ीरो और dy बाई dt को 0 होना चाहिए। तो dy बाई dt को 0 ले लेते हैं। dy बाई dt को 0 लेने का मतलब है 6t माइनस 6 को 0 ले लेते हैं। यहाँ से t निकालते हैं, ये माइनस का 6 उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, फिर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, t की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। dy बाई dt 0 आ गया जब t 1 हो। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि dx बाई dt को t की इस वैल्यू के लिए नॉन ज़ीरो होना चाहिए। dx बाई dt हमारे पास 2t है, t की वैल्यू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट की तो आंसर 2 आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है t की वैल्यू 1 लेकर कर्व के ऊपर जो पॉइंट बन रहा है x और y, उस पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन होगी। अब वो पॉइंट मालूम कर लेते हैं। t की वैल्यू हमें 1 मालूम हो गई है, इस t की वैल्यू 1 को 1 में और 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास x और y यानी पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। t की वैल्यू 1 को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 में और 3 में, 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 4 1 प्लस 4 5 आ गया, ये हमारे पास पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। और t की वैल्यू 1 को इस 3 में पुट किया, y हमारे पास आ जाएगा, यहाँ 1 लिखने पर 3, यहाँ t को 1 लिखने पर -6, ये +2, 3 - 6 +2 और ये बन जाएगा हमारे पास -1। तो हमारे पास x आ गया 5 और y आ गया -1, यानी पॉइंट बन गया 5 और -1। ये कर्व के ऊपर वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। अब हम मालूम करते हैं कर्व के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट वर्टिकल है। हमारे पास x मौजूद है, y मौजूद है, dx बाई dt मौजूद है, dy बाई dt मौजूद है और हमें मालूम है कि टेंजेंट वर्टिकल होता है जब dx बाई dt 0 हो और dy बाई dt 0 ना हो। तो ये जो हमारे पास dx बाई dt है इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं वर्टिकल टेंजेंट के लिए। dx बाई dt को यानी हमने 2t को इक्वल टू 0 लिया तो क्या आ गई t की वैल्यू, 2 से डिवाइड कर लें तो t की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। t की वैल्यू 0 पे dx बाई dt 0 है। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं देखनी कि dx बाई dt 0 है, साथ में ये भी देखना है कि dy बाई dt नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो dy बाई dt की जो वैल्यू है उसमें t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t की वैल्यू 0 लेने पर dy बाई dt 0 - 6 आ गया, नॉन ज़ीरो आया। तो dy बाई dt नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब है t की वैल्यू 0 लेने पे जो कर्व के ऊपर पॉइंट आएगा उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जब ड्रा करेंगे तो वो वर्टिकल टेंजेंट बनेगा। पॉइंट मालूम कर लेते हैं, t की वैल्यू 0 को 1 में और
3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम t की वैल्यू 0 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x हमारे पास बन जाएगा 0 + 4 यानी 4, और y में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y हमारे पास बन जाएगा, यहाँ t को 0 लेने से 0 - 0 + 2 यानी 2। तो हमारे पास कर्व के ऊपर पॉइंट आ गया, उसके x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 2। तो एट पॉइंट 42 टेंजेंट कैसा बन रहा है, वर्टिकल बन रहा है। कर्व के ऊपर हमने वो पॉइंट मालूम कर लिया जहाँ पर टेंजेंट वर्टिकल है। इससे पहले हमने इसी कर्व पे वो पॉइंट मालूम किया था जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं। पोलर कर्व के लिए वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं। पैरामेट्रिक कर्व के लिए वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।